Hello friends, welcome to the SNAI medical classes. Today we will discuss regarding screening, diagnosing and identification of respiratory tract infection. In that we will discuss about the lower respiratory tract infection. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है? ये एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या हो जाता है, जो ब्रोंकाई होती है उसके अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन देखने के लिए मिलता है। इट इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय द वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन लीडिंग टू इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन एंड एयर वे नैरोइंग। इसके अंदर क्या देखने के लिए मिलता है? ये वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसके अंदर म्यूकस का प्रोडक्शन वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा और इसमें जो एयर वे म्यूकस होगा वो क्या करेगा, इकट्ठा होने लगता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो एयर वे होगा वो नैरो होता चला जाता है। नेक्स्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है? इन्फेक्शन ऑफ द एल्वोलाई एंड लंग पैरेन्काइमा रिजल्टिंग इन इन्फ्लेमेशन एंड फ्लूइड एक्यूमुलेशन दैट इज नोन एज द निमोनिया। निमोनिया भी क्या है, एक तरीके का ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इसके अंदर कहाँ इन्फेक्शन देखने के लिए मिलता है? एल्वोलाइज के अंदर इन्फेक्शन देखने के लिए मिलता है। लंग की जो पैरेन्काइमा होती है चारों तरफ, उसमें इन्फेक्शन देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन देखने के लिए मिलेगा और फ्लूइड एक्यूमुलेट लंग्स के अंदर हो जाएगा। इट मे बी कॉज बाई बैक्टीरिया, वायरस और फंगाइस। ये निमोनिया जो होता है ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, फंगाई की वजह से हो सकता है और इवन वायरस की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, लंग्स की जो ये आउटर पैरेन्काइमा है इसके अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है और ये इसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेटेड देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है? अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन दैट इज द करेक्टराइज्ड बाय एक्यूट एपिसोड ऑफ द ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन ऑफन ट्रिगर्ड बाय एलर्जन, इन्फेक्शन और इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये क्या है, ये एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। इसके अंदर एयरबेस के अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा, जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्ट होने के एक्यूट एपिसोड्स आएंगे, मतलब कुछ दिन हुआ फिर होने के एपिसोड्स आएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन देखने के लिए मिलेगा, उस कंडीशन में इन्फ्लेमेशन उनका देखने के लिए मिलेगा और म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ये क्यों देखने के लिए मिलता है? ये जस्ट बिकॉज ऑफ कोई एलर्जन अगर बॉडी के अंदर आ गया या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई ऐसा इन्वायरमेंट का कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से क्या देखने के लिए मिल रहा है, ब्रोंकियल अस्थमा देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि कुछ वेदर की वजह से हो सकता है समटाइम्स, या कोई भी एलर्जन है या स्मोक वहाँ पे ज़्यादा है या फिर कोई भी पर्सन ऐसी जगह पे काम कर रहा है या किसी चीज़ से एलर्जी उसको हो रखी है, तो इसके अंदर ये अब ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट, इन जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं इनके क्या रिस्क फैक्टर होते हैं? अगर कोई पर्सन स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है तो उसके अंदर देखने के चांसेस मिल सकते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या कोई इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट के कांटेक्ट में, जैसे कि कोई डस्ट के कांटेक्ट में आ रहा है या कोई केमिकल के कांटेक्ट में आ रहा है तो उसको चांसेस हैं, या कोई भी क्रोनिक कंडीशन जैसे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज़ या आस्मा वगैरह, अस्थमा की कंडीशन हो रही है तो उसकी वजह से ये देखने के लिए मिल सकते हैं। पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस है किसी का, जो न्यूट्रिशनल स्टेटस उसमें उसकी कैलोरीज़ की लेकिंग है या फिर कोई भी जो प्रोटीन वगैरह इनकी डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर साइज से ना खाने की वजह से, न्यूट्रिशन को लेने के, तो उसकी वजह से भी कोई ये अराइज कर सकते हैं। या कोई पर्सन है इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट है, जैसे कोई पर्सन HIV, कैंसर ऐसी डिजीज़ कंडीशन से सफ़र कर रहा है तो उसको भी चांसेस होते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के। नेक्स्ट वन, सिम्टम्स फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन। हमें इन जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है हम इनको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर सकें, इसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है। तो इसके लिए सिम्टम्स हमें असेस करने की, कहीं ये सिम्टम्स तो किसी पर्सन के अंदर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जैसे कोई कफ हो रहा है जिसमें कोई भी प्रोडक्टिव कफ हो रहा है या नॉन प्रोडक्टिव कफ हो रहा है, ठीक है। तो कफिंग हो रही है, किसी में सूखी खांसी आती, किसी में कफ के साथ में खांसी आती, तो हमें ये देखना है कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि उसको खांसी वगैरह आ रही है, या ब्रीथ की शॉर्टनेस हो रही है, जब वो सांस ले रहा है तो उसमें साउंड लाइक वीजिंग लाइक साउंड, उसके विस्लिंग जैसा साउंड आ रहा है, एकदम आवाज़ सी लग रही है, चेस्ट पेन उसको देखने के लिए मिल रहा है, या फीवर हो रहा है या बहुत थका थका फील कर रहा है, तो इसमें चांसेस हो सकते हैं कि हम प्रायरली कह सकते हैं इसको कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसको हमें प्रायर टेस्ट करवाना है और उसमें हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है, तो अर्ली फेज़ में हम इसको आइडेंटिफाई करके उसको मैनेज ईजली कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन, हम ब्रोंकाइटिस अगर डायग्नोस करना है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो सबसे पहले ब्रोंकाइटिस की हमने बात की थी। तो ब्रोंकाइटिस क्या था, इसमें ब्रोंकस के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, इन्फ्लेमेटरी एक्यूट इन्फ्लेमेशन देखने के लिए मिलता है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, हिस्ट्री कलेक्ट करना, उसके सिम्टम्स देखने हैं, कहीं कोई कफिंग का या फिर कोई भी वीजिंग साउंड का, कोई भी ऑस्कल्टेशन करने पे कुछ भी ऐसा साउंड आ रहा है, या फिर कुछ भी चेस्ट में टाइटनेस वगैरह, डिस्कम्फर्ट, पेन वगैरह, या फिर फीवरिश बॉडी तो नहीं है। तो ऐसे सिम्टम्स को हमें देखना है। और हमें देखना है उसकी कफ है बहुत, कितना टाइम हो गया उसको, कहीं 5 डेज से अगर ज़्यादा हो रहा है तो हम इसमें डायग्नोस के लिए हमें उसको भेजना है और उसका देखना है कि किस तरीके का इन्फेक्शन उसका हो रखा है। इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जिसमें चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, जैसे कि कोई निमोनिया वगैरह का वो रूल आउट करने के लिए, ठीक है। ये यूजुअली निमोनिया की कंडीशन को डायग्नोस कराने के लिए किया जाता है। तो कंफर्म करना है कि इसको वही इन्फेक्शन है कि नहीं है, तो उसको रूल आउट करने के लिए क्या कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, स्पुटम का कल्चर करवाएंगे, उसमें देखेंगे कि किस तरीके का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, किस तरीके का इन्फेक्शन है। तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें स्पुटम कल्चर कराया जाता है। इसमें सीबीसी कराएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे, तो इसमें देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी का लेवल कितना बढ़ा हुआ है, कुछ ऐसा इन्फेक्शन वगैरह अगर बॉडी के अंदर होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट, हमें मैनेज कैसे करना है अगर कोई ब्रोंकाइटिस वगैरह की कंडीशन अगर आ रही है, तो उसको रेस्ट प्रोवाइड करवाना, हाइड्रेशन उसका मेंटेन करना, उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड देना है ताकि उसका म्यूकस वगैरह थिन रहे। मेडिकेशन से स्टार्ट करनी है, जैसे कि उसको एनाल जैसे कि स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे पैरासीटामोल उसको स्टार्ट करनी है। ये फीवर और पेन को रिलीफ करने के लिए उसके बॉडी के, तो उसमें हम एनाल्जेसिक्स देते हैं। कफ सप्रेसेंट देंगे उसको, ड्राई कफ के लिए उसका कफ सप्रेस हो सके, ठीक, तो उसको कफ सप्रेसेंट ये दी जाती है। ब्रोंको डायलेटर्स देंगे अगर कुछ वीजिंग जैसा साउंड या फिर ऐसा कुछ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन अगर उसको देखने के लिए मिल रहा है, वीजिंग अगर प्रेजेंट है, विस्लिंग जैसा साउंड अगर कुछ आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या देंगे, वो उसको ब्रोंको डायलेटर देंगे ताकि जो ब्रोंकियल रीजन है वो डायलेट हो सके, तो उसका म्यूकस का प्रोडक्शन वगैरह इतना ना हो, और ये जो एयरवे नैरो हुआ है वो उसमें नैरो वगैरह ना हो और म्यूकस ईजली तरीके से निकल जाए। पेशेंट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उसको बोलेंगे स्मोकिंग वगैरह, कोई पॉल्यूटेंट वगैरह के ऐसे कांटेक्ट में ना आए। उसको हैंड हाइजीन मेंटेन करने के लिए इनकरेज करेंगे, उसको कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो उसके लिए हमें उसे प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो उसे बोलना है रेगुलर वगैरह पे अगर किसी से हैंड शेक वगैरह कर रहे हैं, रेगुलर बेस पे हैंड वॉशिंग वगैरह करें। रेफरल के क्राइटेरिया क्या होंगे, अगर इस ट्रीटमेंट के बाद में अगर कुछ भी जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है वो करने के बाद में अगर कोई इम्प्रूवमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो हमें 10 to 14 डेज़ बाद में सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के बाद में उसको पेशेंट को रेफ़र कर देना है, क्योंकि और कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो उसके लिए हमें रेफ़र कर देना है। डेवलपमेंट ऑफ हाई फीवर, चेस्ट पेन और हीमोप्टाइसिस, अगर कोई भी हाई फीवर का केस बहुत ज़्यादा हो रहा है या चेस्ट पेन वगैरह उसको देखने के लिए मिल रहा है, या हीमोप्टाइसिस हो रहा है, जब वो कफिंग वगैरह कर रहा है, तो उसमें कोई भी जब कफ कर रहा है तो उससे कुछ ब्लड वगैरह के पार्टिकल्स उसमें आ रहे हैं, तो इस केस को हमें तुरंत ही रेफ़र कर देना है। नेक्स्ट हम निमोनिया को कैसे डायग्नोस और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें सेम करना है। हिस्ट्री, क्लिनिकल सिम्टम्स उसके देखने हैं कि क्या है उसके क्लिनिकल सिम्टम्स, हमें उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, उसका फीवर देखना है, उसको कहीं चिल्स वगैरह, ठंड देके फीवर वगैरह तो नहीं लग रहा है, ठीक है। कोई प्रोडक्टिव कफ या फिर कोई भी जो पस वगैरह अगर ऐसा आता है, कोई प्यूरलेंट डिस्चार्ज या स्पुटम वगैरह तो नहीं प्रेजेंट है। प्लूरेटिक चेस्ट पेन देखेंगे कि ये डीप ब्रीथ अगर हम कर रहे हैं, कहीं ये पेन बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में तो नहीं जा रहा है, कोई क्रैकल साउंड तो नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अब ब्रीदिंग जब कर रहा है तो कुछ ऐसा साउंड, ब्रोंकियल साउंड वगैरह ऐसा कुछ ऑस्कल्टेशन के टाइम पे कुछ ऐसा चीज़ें, तो उसके क्रैकलिंग साउंड या फिर कोई अदर तरीके का साउंड तो नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ भी ऐसा विस्लिंग जैसा कुछ भी आ रहा है, तो उसमें हम उसको देखेंगे कि कहीं क्रैकल्स वगैरह या वीजिंग, विस्लिंग वगैरह कुछ ऐसा तो प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे, उसमें हम देखेंगे कोई कंसोलिडेटेड इन्फिल्ट्रेट्स वगैरह तो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं
नहीं है, ठीक है, कुछ स्पुटम वगैरह, कुछ कफ वगैरह कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है तो उसके अंदर आ जाता है। स्पुटम एनालिसिस करेंगे, कल्चर कराएंगे, उसमें कुछ उसका क्या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, किसकी वजह से हुआ है, कौन सा इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह क्या है, ठीक है। तो उसके लिए उसका डायग्नोस करने के लिए क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको डायग्नोस करने के लिए उसका पूरा कल्चर टेस्ट कराया जाता है। ब्लड कल्चर कराएंगे ताकि हम बैक्टीरियमिया की कंडीशन देख सकें कि ये पूरा ऐसा तो नहीं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पूरा इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं चला गया, ठीक। तो उसको डिटेक्ट करवाने के लिए, ठीक है, कितना ज़्यादा हमारा पूरा वो इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, उसको देखने के लिए हम देखेंगे कि ब्लड कल्चर कराएंगे। पल्स ऑक्सीमेट्री करानी है उसको, तो उसका देखना है कि ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल कितना जा रहा है, कहीं SpO2 ज़्यादा कम तो नहीं जा रहा है, कितना जा रहा है, तो उसके लिए हम पूरा उसका ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल उसमें देखेंगे पल्स ऑक्सीमेट्री में। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट क्या करना है, हमें सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करनी है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। अगर उसको हाइपॉक्सिया वगैरह कम लग रहा है, ठीक है, उसके और ये लग रहा है कि उसको कुछ भी डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीदिंग कंडीशन वगैरह में, टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन की लेवल कम हो रहा है, तो उसको तुरंत हम क्या देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। एडुकेट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे, उसको ओरल और IV फ्लूइड वगैरह दिए जाते हैं ताकि उसको डिहाइड्रेशन होने से हम प्रिवेंट कर सकें। मेडिकेशंस देनी है, जैसे एंटीबायोटिक्स देनी है उसको, कॉजेटिव एजेंट का क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसके बेस पे, जो भी कॉजेटिव एजेंट आया उसके बेस पे हमें जैसे अमॉक्सिलिन दे सकते हैं, अजिथ्रोमाइसिन वगैरह ड्रग्स इसमें एंटीबायोटिक्स में दी जाती है। एंटीपायरेटिक पैरासीटामोल वगैरह, फीवर वगैरह अगर उसको आ रहा है, म्यूकोलाइटिक्स देंगे ताकि उसका म्यूकस को लूजन कराया जा सके। नेक्स्ट वन, पेशेंट को एजुकेट करना है और कि वो डीप ब्रीदिंग करे, कफिंग एक्सरसाइज करे, उसको टेपिंग एक्सरसाइज करके उसका क्या जो भी कफ वगैरह है वो निकाला जा सकता है। वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट करेंगे ताकि वो जो भी और घर में केसेस वगैरह हैं, बच्चे वगैरह अगर उसके जो भी हो रहे हैं तो वो ये वैक्सीन वगैरह ये तुरंत लगवा सकें, ठीक है, उससे पहले ही होने से पहले ही वो प्रिवेंट कर सके। उसके लिए निमोनोकोकल या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन वगैरह ये लगी हो। रेफरल केसेस वगैरह अगर हमें कब करना होगा, रेफरल की ज़रूरत कब पड़ती है, अगर उसका सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह हो रखा है, हाइपॉक्सिया हो रखा है, उसका सैचुरेशन लेवल कम होने लग रहा है 92% से अगर ब्लोअर देन ज़्यादा, तो हमें उसको रेफ़र कर देना है। अगर कोई भी सेप्टिक का साइन दिखाई देता है, जैसे पेशेंट को हाइपोटेंशन हो गया, उसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है या उसका मेंटल स्टेटस कुछ भी एबनॉर्मलिटी अल्टर्ड देखने के लिए मिल रहा है, या एंटीबायोटिक्स दिया है तो उसको कोई भी रिलीफ देखने के लिए नहीं मिल रहा है, विद इन द 48 to 72 आवर्स हो चुके हमें एंटीबायोटिक्स दिए बट उसको कोई भी रिलीफ नहीं मिला, तो तुरंत उस केस को हमें क्या कर देना, रेफ़र कर देना। नेक्स्ट वन, ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है, इसमें क्या देखने के लिए मिला, इसमें जो अस्थमा के कुछ भी एलर्जी कंडीशन वगैरह, एनवायरमेंटल कंडीशन वगैरह में की वजह से क्या हो जाता है, पेशेंट को जो है डिफ़िकल्टी इन द ब्रीदिंग देखने के लिए मिलती है। तो इसका हमें आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हिस्ट्री लेना, उसका क्लिनिकल सिम्टम्स बेस पे हम इसको कर सकते हैं। तो उससे वीजिंग साउंड तो कहीं नहीं आ रहा है, चेस्ट में टाइटनेस तो प्रेजेंट नहीं है, उसको कफ तो नहीं आ रहा है, नाइट में आ रहा है, अर्ली मॉर्निंग में आ रहा है, ब्रीदिंग में शॉर्टनेस तो नहीं हो रही, कोई भी एक्सेसरी मसल का यूज़ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, डायफ्राम वगैरह का, उसकी कोई भी हिस्ट्री वगैरह की एलर्जी वगैरह की तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पता करेंगे। इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, उसका स्पायरोमीट्री देखेंगे, उसका पूरा फोर्स एक्सपेटरी जो वॉल्यूम होता है वो देखेंगे, ठीक है, इसका पूरा रेशियो वगैरह देखा जाएगा। इसमें पीक एक्सपेटरी फ्लो रेट भी देखा जाएगा, इसमें देखेंगे कि जब वो इनहेल एक्सेल कर रहा है तो उसका कितना रेट रह रहा है, ठीक है, तो उसका पूरा एक्सपिरेटरी इसमें रेट देखेंगे। ब्लड टेस्ट कराएंगे, इसोनोफिल का काउंट कराएंगे ताकि हम देख सकें कि उसको किस तरीके का कितना क्या एलर्जिक सिम्टम्स वगैरह तो नहीं है, ठीक है, या फिर कोई भी एलर्जी की वजह से उसको आजमा की कंडीशन तो नहीं हुई है, तो उसके लिए इसोनोफिल्स का काउंट देखा जाता है कि ये कितना कम ज़्यादा क्या काउंट हो रहा है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ये एलर्जी की वजह से इसको इसोनोफिल्स को चेक किया जाता है। नेक्स्ट हमें मैनेजमेंट कैसे करना है, रिलीवर्स देने हैं, हम इसमें शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट देते हैं, जैसे कि साल्ब्यूटामॉल दिया जाता है। कंट्रोलर्स देंगे इसमें कोई भी जो स्टेरॉइडल थेरेपी होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वो देते हैं ताकि कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन वगैरह उसको कम कर सके, जैसे ब्यूडोसोनाइड इसमें दी जाती है। कॉम्बिनेशन थेरेपी में लावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, इसका कॉम्बिनेशन के लिए जो इसका लावा और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसके लिए मेनली साल्मेट्रॉल और फ्लूटेकी का
नालोक्सोन जो ड्रग होती है वो दी जाती हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजरमेंट के लिए उसका चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना और किसकी वजह से हुआ, क्या ट्रिगरिंग फैक्टर्स उसके रहे थे, कि क्या फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो हमें क्या करना है, उसको हमें दूर करना है। जैसे डस्ट रिस्पॉन्सिबल थी, स्मोक, या फिर कोई भी एलर्जन वगैरह के कांटेक्ट में आया था पेशेंट, तो क्या किस रीज़न की वजह से हुआ था, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है बिल्कुल। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, इसमें पर्स रिलीव्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं ताकि लंग की कैपेसिटी वगैरह इंक्रीज़ की जा सके। नेक्स्ट वन, हमें इमरजेंसी केयर करनी है। अगर कुछ भी सीवियर अटैक आता है और पेशेंट को आजमा अटैक आता है, तुरंत उसको ऑक्सीजन देनी है। पफ जो होते हैं वो दिए जाते हैं, उसके आईवी स्टेरॉइड्स मेंटेन करने हैं, नेबुलाइजेशन करना और उसको ब्रोंकोडाइलेटर्स देने हैं ताकि उसका जो भी म्यूकस वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो उसको लूसन किया जा सके और उसका जो भी नैरोइंग वगैरह देखने के लिए मिल रही है वो रिलीव हो सके, म्यूकस वगैरह ये रिलीव कराया जा सके और पेशेंट को तुरंत जो है वो ईज ब्रीदिंग कर सके, इसलिए उसको नेबुलाइज कराते हैं। नेक्स्ट वन, हमें रेफरल किस केस में करना है। हम अगर कोई भी सीवियर अटैक वगैरह देखने के लिए मिल रहा है, ठीक, तो उसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसको अटैक आ गया, तो उसमें तुरंत रेफरल करना है। साइनोसिस की ब्लूइश कलर के एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह या फिर कहीं पे देखने के लिए मिल रहा है साइनोसिस, तो उसको रेफ़र करना है। कोई भी मेंटल स्टेटस उसका एबनॉर्मल हो रहा है या पेशेंट बोल नहीं पा रहा है, कोई भी सेंटेंस को कम्प्लीटली तरीके से ऐसा लग रहा है उसे ब्रीदिंग लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको तुरंत चेस्ट टाइटनेस वगैरह ऐसी आ रही है, तुरंत उसे रेफ़र करना है। लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, जैसे कहीं रेस्पिरेटरी फेलियर वगैरह कुछ ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, ऐसे कुछ भी देखने के लिए मिल रहा है, तुरंत उसे कि अर्जेंट में रेफ़र करना होता है।